दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं काइजू नंबर 8 के मांगा के बारे में। काइजू नंबर 8 के मांगा पर हमारे चैनल पर कई सारी वीडियोस हैं और उन सारी वीडियोस के अंदर हमने टोटल चैप्टर नंबर 85 तक की स्टोरी को कवर कर लिया है। इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 86 और उसके आगे की स्टोरी की। लेकिन हाँ दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक पहले वाले चैप्टर्स को नहीं देखा है वो सभी हमारे चैनल में जाकर काइजू नंबर 8 के मांगा की पुरानी वीडियोस देख सकते हैं और आप उन सारी वीडियोस को जरूर देख लेना ताकि आपको काइजू नंबर 8 के मांगा की पूरी स्टोरी पता लग जाए। बाकी अगर आपको आज वाली वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप सभी 3000 लाइक्स के एम को भी पूरा कर देना। और अगर आपको मुझसे कुछ कहना हो तो वो आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और काइजू नंबर 8 के मांगा की स्टोरी जानते हैं। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जब काइजू नंबर 13 प्लाटून लीडर शिनोमे को मारने वाला होता है तभी सही टाइम पर काफका वहाँ पर आता है और वो नंबर 13 के हाथों से शिनोमे को बचा लेता है और फिर अगले पल काफका ट्रांसफॉर्म होता है और वो सीधा काइजू नंबर 8 बन जाता है, जिसके बाद ही वो अपने एक ही पंच से नंबर 13 को खत्म कर देता है। और फिर इसके बाद कीकोरू का सामना नंबर 15 से होता है, जहाँ पर पहले तो नंबर 15 ने कीकोरू के ऊपर मेंटल अटैक करके उसके दिमाग को पूरी तरह से कंट्रोल किया होता है, लेकिन कीकोरू सही टाइम पर उससे फ्री हो जाती है और वो नंबर 15 के मेंटल अटैक को तोड़ देती है। जिसके बाद ही कीकोरू नंबर 15 के ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक्स करती है और फिर काफका की तरह कीकोरू भी नंबर 15 को खत्म कर देती है। लेकिन फिर उसके बाद ही कीकोरू नारुमी से बात करती है और वो नारुमी को अपने बारे में बताते हुए उससे कहती है कि अब उसे भी काइजू नंबर 11 को खत्म करना होगा। और फिर इसके लिए नारुमी भी तैयार हो जाता है और वो अगले पल अपनी आंखों के कलर को चेंज करता है और तैयार हो जाता है काइजू नंबर 11 से लड़ने के लिए। अब आगे कहानी के स्टार्ट होते ही हम नारुमी को देखते हैं जो कि इस टाइम पर अपनी आंखों का कलर चेंज करता है और काइजू नंबर 11 से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। लेकिन फिर अगले पल ही हमें नारुमी का फ्लैशबैक दिखता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि नारुमी चीफ शिनोमे के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। लेकिन यहाँ ट्रेनिंग में नारुमी बहुत बुरा है और इसीलिए साउ से कहते हैं चलो खड़े हो जाओ नारुमी और मुझे अपनी स्किल्स दिखाओ, क्योंकि मुझे ऐसा कोई ऑफिसर पसंद नहीं है जिसके अंदर काबिलियत ना हो और उसे बक बक करने के अलावा कुछ ना आता हो। लेकिन फिर इसके बाद हम नारुमी को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग करके बहुत बुरी हालत में आ चुका होता है और इसीलिए वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं लेकिन मैं इस बुढ़े से जीत ही नहीं पाता हूँ। मैं चाहे इनके साथ कोई भी ट्रेनिंग कर लूं, चाहे तलवारबाजी हो, टाइकोंडो हो या फिर कोई दूसरी ट्रेनिंग हो, ये मुझे हर एक ट्रेनिंग के अंदर उठा उठा के पटकते हैं और मैं इनसे कभी भी जीत नहीं पाता हूँ। और फिर इसके बाद ही हम भी देखते हैं कि इसाओ शिनोमिया टाइकोंडो की ट्रेनिंग के अंदर नारुमी को पटक देता है और इसीलिए नारुमी जमीन पर गिरकर खुद से बोलता है कि चाहे मैं कुछ भी कर लूं, ये बुढ़ा मेरे लिए कभी खुश नहीं होने वाला। इसके बाद ही कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि नारुमी अभी भी बचकर भाग रहा है और नंबर 11 उस पर बिना रुके अटैक्स कर रहा है। इधर ऑपरेशन रूम के अंदर से कुरुसु बताता है कि पिछले 15 मिनट से कमांडर नारुमी अपने रिलीज फोर्स को 100% करके फाइट कर रहे हैं और इसलिए अगर ऐसे चलता रहा तो इनका सूट बहुत ही जल्दी ओवरहीट हो जाएगा और अगर ऐसा होता है तो कमांडर नारुमी खतरे में आ सकते हैं। लेकिन इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि अभी भी काइजू नंबर 11 बिना रुके नारुमी पर अटैक्स कर रहा है, लेकिन इस बार नारुमी उसके सारे अटैक से बचकर उसके करीब आ जाता है और फिर करीब आते ही वो अपनी रेटिना की पावर्स को एक्टिवेट करता है और वो नंबर 11 पर अटैक करने वाला होता है कि तभी वो देखता है कि नंबर 11 ने उसे पानी से जकड़ लिया है और उसके पानी की वजह से नारुमी मूव नहीं कर पा रहा है। इसके बाद ही नंबर 11 नारुमी को दूर फेंक देता है और फिर वो नारुमी पर हमला करने के लिए उसके पास आता है। लेकिन उस टाइम पर ही वो नारुमी से कहता है ये आंखें मैं जानता हूँ इसे, मैं जानता हूँ तुम नंबर 1 की पावर्स को यूज करते हो, ये आंखें नंबर 1 की फ्यूचर साइट है और नंबर 1 के लिए ऐसा कहते थे कि वो फ्यूचर देख सकता है। लेकिन मैं जानता हूँ कि ये सच नहीं है, क्योंकि असल में हर किसी की बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं और नंबर 1 अपनी आंखों से इन्हीं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को देख सकता था, इसलिए वो ये जान जाता था कि कौन कब कहां पर मूव करने वाला है। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारे अंदर भी वही पावर्स हैं, लेकिन तुम मेरी बॉडी के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को नहीं देख सकते क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर ऐसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है ही नहीं। और फिर ये बोलकर वो नारुमी के ऊपर बहुत सारे वाटर बॉल्स का अटैक करता है, लेकिन नारुमी उसके सारे अटैक्स को डॉज करता है और वो सबको ब्लॉक करके फिर से नंबर 11 के पास पहुंच जाता है। इधर ऑपरेशन रूम से कुरुसु बाकियों को बताता है कि कमांडर नारुमी बहुत पावरफुल है और वो क्लोज कॉम्बैट की फाइट्स के अंदर वाइस कैप्टन सोशिरो जितने माहिर हैं, इसीलिए सिर्फ दूर के अटैक्स में नहीं बल्कि पास के अटैक्स में भी उन्हें हराना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके आगे हम फिर से नारुमी को देखते हैं जो कि नंबर 11 के सामने अपना स्क्वाड्रन स्टाइल गन स्वॉर्ड टेक्निक नंबर 1 यूज करता है और इससे वो नंबर 11 पर अटैक्स करता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि उसने जहां जहां पर अटैक किए होते हैं नंबर 11 उन सब पर वाटर बॉल्स ले आता है, जिससे कि वो अपने आप को बचा लेता है। लेकिन फिर इसके बाद ही नंबर 11 नारुमी को पंच मारता है, लेकिन फिर नारुमी सही टाइम पर उसके पंच से बच जाता है। इसके बाद नारुमी नंबर 11 के ऊपर एक और अटैक करता है, लेकिन नंबर 11 इससे भी बच जाता है। लेकिन फिर इसके बाद ही नारुमी देखता है कि वो जहाँ पर खड़ा है वहाँ उसके नीचे बहुत सारा पानी आ गया है और असल में इस पानी को नंबर 11 ने यहाँ पर लाया होता है, जो कि देखते देखते उस पानी को बहुत ही शार्प कर देता है और उसे एक ब्लेड की तरह बना के उससे नारुमी पर अटैक करता है। पर नारुमी सही टाइम पर अपने वेपन का इस्तेमाल करता है और उन सारी वाटर ब्लेड से खुद को बचा लेता है, लेकिन इससे नारुमी को काफी नुकसान होता है और इसीलिए नारुमी के मुंह से खून निकलने लगता है। और फिर अगले पल नंबर 11 अपने पानी से नारुमी को घेर लेता है, जिसके बाद उसका पानी नारुमी को जकड़ लेता है और फिर वो नारुमी को फंसाकर उसके ऊपर अपना पंच मारता है। पंच मारते हुए वो नारुमी से कहता है कि मेरे अंदर इसाओ शिनोमे की मेमोरीज है और इसीलिए मैं तुम्हारे लड़ने के तकनीकों के बारे में सब कुछ जानता हूँ। और फिर ये बोलकर वो नारुमी को पंच मारता है, जिसके बाद उसका पंच इतना पावरफुल होता है कि उसका पंच खाके नारुमी बहुत पीछे जाके गिरता है। अब नारुमी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और इधर ऑपरेशन रूम के ऑफिसर्स भी ये देखते हैं कि नारुमी का सूट भी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके सूट के कई सारे सर्किट भी जल गए हैं। बाकी इनके अलावा नारुमी की हड्डियां भी टूट चुकी हैं, इसीलिए अब नारुमी के लिए फाइट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन फिर इसके बाद नंबर 11 नारुमी के
करीब आता है और वो नारुमी से कहता है, जय नारुमी, अब हार मान लो क्योंकि तुम मुझसे नहीं जीत सकते। लेकिन फिर इसके आगे वो नारुमी से कहता है, मेरे पास तुम्हारे मास्टर इसाओ शिनोमा की कई सारी मेमोरीज हैं और इसीलिए उसकी मेमोरीज में से मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे ऐसे ट्रूप मेंबर की जरूरत नहीं है जिसके अंदर काबिलियत ना हो। क्यों? यही कहा था ना तुम्हारे मास्टर इसाओ ने तुमसे। और फिर जैसी नंबर 11 ऐसा बोलता है वैसे वो बहुत सारे वाटर बॉल्स को क्रिएट करता है और फिर वो नारुमी से कहता है, नारुमी मर जाओ। इधर डिफेंस फोर्स का चीफ भी ये सब देखता है और इसीलिए उसकी आंखें फट जाती हैं एंड वो अपने मन में कहता है कि नंबर 11 ना सिर्फ काइजू नंबर 1 से फाइट करने के लिए बनाया गया है बल्कि इसके साथ ही उसके पास इसाओ की भी सारी मेमोरीज हैं। इसीलिए वो ये जानता है कि नारुमी कैसे फाइट करता है एंड इसीलिए इस बैटल के अंदर वो नारुमी को लड़ने नहीं दे रहा है और वो नारुमी पर बहुत भारी पड़ रहा है। इधर नंबर 11 जिसने बहुत सारे वाटर बॉल्स बनाए थे वो उन सबसे नारुमी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन नारुमी अपने वेपन का यूज करता है और अपने वेपन से उसके वाटर बॉल्स को खत्म कर देता है। लेकिन ये देखकर नंबर 11 चौंक जाता है, पर उसे देखकर नारुमी उससे कहता है, मिस्टर इसाओ मुझे ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। असल में वो उसे मिस्टर इसाओ इसलिए कहता है क्योंकि इस टाइम पर नारुमी को नंबर 11 के पीछे इसाओ की मेमोरीज दिख रही थी और इसीलिए वो उसे मिस्टर इसाओ जैसे ट्रीट कर रहा था। इसके बाद नारुमी उससे कहता है, तुमने आज तक मेरी कभी तारीफ नहीं की है लेकिन आज मैं तुमसे अपनी तारीफ निकलवा के ही रहूंगा। और फिर ये बोलने के बाद ही नारुमी पूरी तेजी से मूव करता है और अपने वेपन का इस्तेमाल करके नंबर 11 की बॉडी के कई हिस्से काट देता है। इस हमले को देखकर नंबर 11 भी चौंक जाता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर नारुमी ने उस पर कैसे अटैक कर दिया है। लेकिन फिर इसके बाद वो जैसे ही नारुमी को देखता है वैसे उसे पता लगता है कि अब नारुमी की आंखों का कलर फिर से बदल चुका है, क्योंकि जहाँ पहले उसकी आंखों का रंग पिंक था वहीं अब उसकी आंखें ग्रीन कलर की हो गई हैं। और इसके साथ ही हमें भी ये पता लगता है कि अब तक नारुमी का जो सबसे पावरफुल फॉर्म था वो उसकी पिंक आइज थी, पर अब नारुमी ने पिंक आइज के ऊपर अपनी ग्रीन आइज को अचीव कर लिया है, जो कि आज पहली बार हो रहा है। और वो भी इसीलिए क्योंकि आज तक कोई ऐसा मॉन्स्टर उसके सामने आया ही नहीं था जो कि नारुमी को ग्रीन आइज करने में मजबूर कर पाया हो। पर आज नारुमी के सामने काइजू नंबर 11 आया है जिसने उसे ग्रीन आइज करने में मजबूर कर दिया है। इसके साथ ही नारुमी की ग्रीन आइज के बारे में नंबर 11 को भी पता नहीं होता है, क्योंकि एज ऑफ कोर्स नंबर 11 के पास इसाओ की मेमोरीज है और इसाओ शिनोमिया ने भी नारुमी की ग्रीन आइज को कभी नहीं देखा था। इसके अगले पल नारुमी उस पर अटैक करता है और वो अपने अटैक से नंबर 11 की बॉडी में छेद कर देता है। लेकिन वो तेजी से अपने हाथ को हील करता है और वो बहुत सारे पानी के गोले बनाकर उससे नारुमी पर हमला करता है। पर ये देखकर नारुमी कहता है, अब मुझे सब दिख रहा है, मैं देख सकता हूँ, मैं ये सब देख सकता हूँ। और फिर नारुमी उससे कहता है, मैं जानता हूँ तुम ये अटैक मेरा ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे असली टारगेट तो मेरी टांगे हैं। और फिर ये बोलकर नारुमी नीचे देखता है और उसके नीचे देखते ही हमें भी ये पता लगता है कि असल में नंबर 11 नारुमी की टांगों को पानी से घेरना चाहता है, लेकिन नारुमी सही टाइम पर उसके पानी से बाहर आ जाता है, जो देखकर नंबर 11 चौंक जाता है। पर अगले पल नारुमी उससे कहता है, अब मैं वो भी देख सकता हूँ और मुझे दिख रहा है कि पानी के बड़े बड़े 5 गोले तुम्हारी प्रोटेक्शन करते हैं और तुम इनकी मदद से खुद को हमलों से बचाते हो। लेकिन फिर ये बोलने के बाद ही नारुमी तेजी से मूव करता है और वो नंबर 11 पर अटैक करता है और उसके हमले से नंबर 11 की बॉडी के 2 हिस्से कट जाते हैं। ये देखकर नंबर 11 को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और इसलिए वो खुद से कहता है कि आखिर ये हो कैसे सकता है, ये अचानक से इतना पावरफुल कैसे हो गया और आखिर मैं इसके बारे में कुछ समझ क्यों नहीं पा रहा हूँ। लेकिन फिर अगले पल स्क्रीन ब्लैक होती है और हमें नारुमी की मेमोरीज के अंदर इसाओ के वर्ड्स याद आते हैं जिसने कि उससे कहा होता है कि मुझे ऐसे ऑफिसर की जरूरत नहीं जिसके अंदर काबिलियत ना हो। और फिर इसके बाद ही नारुमी अपनी पुरानी बातें याद करता है, जहाँ पर वो ये देखता है कि जब वो इसाओ के साथ ट्रेनिंग करता था तब वो कभी भी इसाओ से आगे नहीं जा पाता था और हर ट्रेनिंग के अंदर इसाओ उसकी खूब कुटाई करता था, यहाँ तक कि गन्स को चलाने में भी वो इसाओ को कभी खुश नहीं कर पाया था। लेकिन इन सबको याद करते हुए नारुमी कहता है कि मैं आपके सामने खुद को साबित करना चाहता था और इसीलिए मैंने इतनी ज्यादा ट्रेनिंग की कि मैं ट्रेनिंग कर करके आगे बढ़ता गया और एक टाइम पर मैं इतना काबिल हो गया कि मैं काइजू नंबर 1 के सूट का यूजर बन गया। लेकिन इतना सब करने के बाद भी आप मुझसे कभी खुश नहीं हुए। लेकिन फिर धीरे धीरे टाइम बीतता गया और एक टाइम पर आपने मुझे फर्स्ट डिवीजन का 7th कैप्टन बना दिया, लेकिन उसके बाद आपने फाइट करना छोड़ दिया और फिर उसके बाद आपकी मौत हो गई। लेकिन अपने मरने तक आपने मेरी कभी तारीफ नहीं की। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा और मैं आपको दिखा कर रहूंगा कि मैं कितना पावरफुल हो गया हूँ और आपको भी मेरी काबिलियत को मानना ही पड़ेगा। और फिर ये बोलने के बाद ही हम ये देखते हैं कि नारुमी की पावर्स बढ़ने लगती है। इधर कुरुसु ये देखकर चीफ को बताता है कि काइजू नंबर 1 का वेपन एबनॉर्मल हो गया है और उसके अंदर की पावर्स बढ़ती जा रही है, लेकिन इस वजह से सूट के ऊपर प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है और इसीलिए अगर कमांडर नारुमी ने अपने सूट को इसी तरह पहने रखा तो हो सकता है कि कुछ ही टाइम में उनका दिमाग फट जाए। लेकिन इसके बाद ही बैटल फील्ड के अंदर हम ये देखते हैं कि अब नारुमी नंबर 11 के ऊपर अटैक चालू करता है और इस बार उसके सारे अटैक नंबर 11 को परफेक्टली लगते हैं और फिर उसके आगे नारुमी धीरे धीरे करके नंबर 11 के बॉडी के पार्ट्स काटने लगता है। नंबर 11 ये देखकर सोचता है कि वो इसके अटैक से बच नहीं पा रहा है और अभी वो जहाँ भी मूव करने जा रहा है नारुमी उससे पहले वहाँ पर आकर उस पर अटैक कर रहा है और फिर इसीलिए ये देखकर उससे रुका नहीं जाता और वो चिल्लाते हुए नारुमी से कहता है कि आखिर ये तुम कैसे कर रहे हो, क्योंकि काइजू नंबर 1 की तो ये एबिलिटी है कि वो किसी के भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को देख सकता है और उन्हें देखकर ही वो फ्यूचर अटैक्स कर सकता है, लेकिन मेरी बॉडी के अंदर तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ही नहीं है, तो आखिर तुम ऐसा कैसे कर पा रहे हो। लेकिन फिर ये सुनकर नारुमी उससे कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, काइजू नंबर 1 की आंखें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को देख सकती हैं और तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं है और इसीलिए मैं यहाँ पर नंबर 1 की एबिलिटी को यूज नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये एबिलिटी मेरी खुद की है, क्योंकि असल में मैंने काइजू नंबर 1 की एबिलिटी को एडवांस कर दिया है और इसे अपने तरीके से डेवलप किया है, इसीलिए मैं तुम्हारे सारे मूव्स को देख पा रहा हूँ। और हाँ नंबर 11, मैं अपनी इस एबिलिटी से न सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को देख सकता हूँ बल्कि इसके अलावा मैं एटम्स को भी देख सकता हूँ और मैं एटम की हर एक छोटी से छोटी मूवमेंट भी देख सकता हूँ। और अब क्योंकि एटम्स तुम्हारे अंदर भी है इसलिए तुम भी मुझसे नहीं बच सकते, क्योंकि मैं तुम्हारी सारी मूव्स देख पा रहा हूँ और इसीलिए अब तुम मेरे लिए कह सकते हो कि मैं फ्यूचर देख सकता हूँ। और फिर इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि हमें नारुमी के साथ नंबर 1 की छवि दिखती है जिससे नंबर 11 अपने सामने फील करता है और असल में ये काइजू नंबर 1 का पहला अपीयरेंस है और सच में ये अपीयरेंस बहुत ही खतरनाक है। लेकिन इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि नंबर 11 धीरे
से पीछे होता है और वो नारुमी के ऊपर वाटर अटैक्स करते हुए कहता है, बस बहुत हुआ, मैं जानता हूँ तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो क्योंकि मेरे पास इसाओ की मेमोरीज है और इसीलिए मुझे पता है कि तुम्हारे पास ऐसी कोई एबिलिटी नहीं थी। पर इस बात को सुनकर नारुमी उससे कहता है, हाँ बिल्कुल मेरे पास ये एबिलिटी नहीं थी, लेकिन मैंने इस एबिलिटी को डेवलप किया है। और रही बात मिस्टर इसाओ की, तो इस एबिलिटी को मैंने उनसे भी छुपा कर रखा था ताकि इसके इस्तेमाल से मैं उनके सामने खुद को साबित कर सकूं और उस बुढ़े के मुंह से अपने लिए शाबाशी निकलवा सकूं। लेकिन फिर इसके बाद ये नारुमी उस पर अटैक्स करना चालू करता है, पर नंबर 11 अपने सारे वाटर बॉल से उसके अटैक्स को रोक देता है। लेकिन असल में ये नारुमी का चाल था, क्योंकि इसके जरिए नारुमी नंबर 11 के काफी करीब आ जाता है और फिर वो नंबर 11 पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिस अटैक का नाम था स्क्वाड्रन स्टाइल गन स्वॉर्ड टेक्निक नंबर 6, जिसे नारुमी कहता है 7 ब्रांच स्वॉर्ड। लेकिन इसके ठीक बाद ही हमें फ्लैशबैक दिखता है और ये फ्लैशबैक आज से काफी साल पहले का होता है। वो भी उस टाइम का जिस टाइम पर जैन नारुमी फर्स्ट यूनिट का कमांडर नहीं होता, बल्कि उस टाइम पर यूनिट 1 का कमांडर होता है इसाओ शिनोमिया। यहाँ फ्लैशबैक में हम ये देखते हैं कि इसाओ शिनोमिया जिम के अंदर ट्रेनिंग कर रहा होता है, पर उसी टाइम पर उसके पास वाइस चीफ आता है, जो कि एज ऑफ कोर्स उस टाइम पर वाइस चीफ नहीं होता है और वो सिर्फ और सिर्फ इसाओ शिनोमिया का टीममेट होता है। यहाँ पर आकर वो इसाओ से कहता है, क्या बात है इसाओ, तुम तो बहुत ट्रेनिंग कर रहे हो, कहीं तुम्हें डर तो नहीं कि तुम्हारा स्टूडेंट नारुमी तुमसे आगे निकल जाए। पर हम ये देखते हैं कि इसाओ को उसकी बात सुनकर गुस्सा आता है और इसीलिए वो अपनी आंखें छोटी करके कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जानता हूँ नारुमी मुझे कभी ओवरटेक नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके आगे इसाओ उससे कहता है, इतामी तुम नारुमी के बारे में ज्यादा सोच रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि वो कुछ भी नहीं कर रहा है। वो ना तो ट्रेनिंग पर ध्यान देता है, ना तो टाइम से प्लाटून आता है और कई बार तो अपनी क्लासेस भी मिस कर देता है और जब देखो तब पूरा दिन वीडियो गेम्स खेलता रहता है। उसे सच में किसी चीज की परवाह नहीं है। लेकिन फिर इसके आगे इसाओ इतामी से कहता है, लेकिन इतामी अगर सच पूछो तो मैं जानता हूँ कि वो कितना काबिल है। वो बेशक से काफी लापरवाही करता है, लेकिन तब भी उसके अंदर बहुत काबिलियत है और इसीलिए मैं हमेशा उसे स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता हूँ। और मैं जानता हूँ कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन वो ना सिर्फ मेरी जगह लेकर यूनिट 1 का कमांडर बनेगा, बल्कि उसके साथ ही वो पूरी यूनिट को संभालेगा भी। हालांकि मैं इस बात को जानता हूँ कि उसके अंदर अभी भी एक्सपीरियंस की कमी है और इसीलिए मैं उसे स्ट्रॉन्ग बनाता ही रहूंगा ताकि एक दिन वो पूरे डिफेंस फोर्सेस का सबसे पावरफुल ट्रूप मेंबर बन जाए। और फिर यहीं पर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि असल में इन सारी बातों को वाइस चीफ इतामी याद कर रहे थे, यानी कि डिफेंस फोर्स के नए चीफ। और इसीलिए इन बातों को याद करते हुए वो खुद से कहते हैं, इसाओ मेरे दोस्त, क्या तुम ये देख रहे हो, तुम जो चाहते थे वो आज पूरा हो रहा है और आज तुम्हारा स्टूडेंट नारुमी डिफेंस फोर्स का सबसे पावरफुल ट्रूप मेंबर बन चुका है। और फिर इसके बाद हम सीधा नारुमी को देखते हैं जो कि बैटलफील्ड के ऊपर अपना नया अटैक बनाता है और इसका अटैक इतना पावरफुल होता है कि उससे वो हवा में एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर देता है और इस हमले से वो काइजन नंबर 11 को पूरी तरह से खत्म कर देता है। और फिर काइजन नंबर 11 को मारने के बाद नारुमी इसाओ को याद करता है, क्योंकि नंबर 11 के अंदर उसे इसाओ दिख रहा था और इसीलिए इसाओ को याद करते हुए वो उससे कहता है, क्यों बे बुड्ढे ये कैसा था। और फिर इसके बाद ही नारुमी इसाओ को याद करता है, जहाँ पर वो ये देखता है कि इसाओ इस टाइम पर अपनी चेयर पर बैठा है और इसीलिए मिस्टर इसाओ को जीप चढ़ाते हुए वो कहता है, बड़ाओ ये सब देखकर तेरी आंखों से आंसू तो नहीं आ गए ना। और फिर इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि नारुमी अब बहुत ज्यादा थक चुका है, इसलिए वो भी पास के एक दीवार के पास बैठ जाता है और फिर इस तरह से डिफेंस फोर्सेस वाले 5 में से 3 नंबर्ड कैजुस को खत्म कर देते हैं। इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और फिर हम सीधा चोफू एयरपोर्ट को देखते हैं, यानी कि वो जगह जहाँ पर यूनिट 3 है। यहाँ पर ओकोनोगी ये देखती है कि वाइस कैप्टन सोशिरो अभी भी काइजन नंबर 12 के साथ बहुत ही खतरनाक लड़ाई लड़ रहे हैं और ये दोनों अपनी फाइट में बहुत ही तेजी से अटैक्स कर रहे हैं, इतनी तेजी से जिसे देखना भी दूसरे के लिए मुश्किल हो जाए। और अब क्योंकि नंबर 12 को वाइस कैप्टन सोशिरो से लड़ने के लिए बनाया गया था, इसीलिए लड़ाई में वो वाइस कैप्टन सोशिरो पर भारी भी पड़ रहा था। और लड़ाई में हम ये देख रहे थे कि सोशिरो तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था, लेकिन नंबर 12 ने पहले उसके गाल पर कट लगा दिया था और फिर उसने धीरे धीरे करके उसके हाथ और शोल्डर्स पर भी कट लगा दिया था, जिस वजह से वाइस कैप्टन सोशिरो की बॉडी से खून निकल रहा था। लेकिन इसके बाद ही वाइस कैप्टन सोशिरो खुद को संभालता है और वो नंबर 12 के ऊपर अपना क्रॉस स्ट्राइक यूज करता है, लेकिन नंबर 12 इसे भी डिफ्लेक्ट कर देता है, जिस वजह से वो हमला सोशिरो को लगता है। ऊपर से ओकोनोगी ये सब देख रही होती है और इसीलिए वो अपने मन में सोचते हुए कहती है कि वाइस कैप्टन सोशिरो छोटे हाइट के मॉन्स्टर्स के सामने बहुत पावरफुल है, लेकिन आज वो पहली बार ऐसा मॉन्स्टर देख रही है जिसने सोशिरो की इतनी बुरी हालत कर दी है। ये मॉन्स्टर पावर में, स्पीड में, एबिलिटीज में और कॉम्बैट में हर चीज में सोशिरो से आगे है। लेकिन फिर इसके बाद ओकोनोगी नंबर 10 को याद करती है, जिसने कि उन सबसे कहा था कि वो सिर्फ एक प्रोटोटाइप है और काइजन नंबर 10 उससे भी पावरफुल मॉन्स्टर्स बना रहा है। और इसीलिए ओकोनोगी उसे याद करते हुए कहती है कि सच में काइजन नंबर 9 के द्वारा बनाए गए मॉन्स्टर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी लड़ाई के अंदर हम ये देखते हैं कि नंबर 12 तेजी से वाइस कैप्टन सोशिरो के पीछे आ जाता है और जब तक सोशिरो गर्दन घुमा के उसे देखता है तब तक वो सोशिरो पर हमला कर देता है और उसका अटैक इतना पावरफुल होता है कि उससे ना सिर्फ वाइस कैप्टन सोशिरो के ब्लेड्स टूट जाते हैं, बल्कि उसके साथ ही उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है और इस अटैक की वजह से वाइस कैप्टन को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं और इसीलिए इस फाइट के अंदर अल्टीमेटली कौन जीतेगा इस बात का आंसर आपको अगली वीडियो में मिलेगा, लेकिन वो वीडियो आपको कल ही देखने को मिल जाएगी, इसीलिए आपको वेट तो बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। बाकी तब तक के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। तो दोस्तों यही थी वीडियो काइजन नंबर 8 के मांगा के ऊपर। आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक जरूर करें और अगर आप सभी कमेंट्स के अंदर हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।